फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इंसुलेशन के बारे में पढ़े थे कि इंसुलेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक इसी तरह हम लोग आज टेम्परेचर के भी बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोग टेम्परेचर के बारे में जाने और फिर टेम्परेचर में आपको बताया हूँ कि इंसुलेशन, जिस तरह हम लोग इंसुलेशन को हिंदी में धूप कह सकते हैं, जो सन से रेज आती है यानी कि धूप, और उसी तरह हम लोग टेम्परेचर को बोलेंगे गर्मी। गर्मी मतलब हीट। तो टेम्परेचर किससे रिलेटेबल है? हीट से। तो हम लोग इस पिछले लेक्चर में यही पढ़े थे कि टेम्परेचर होता क्या है और जो टेम्परेचर बढ़ता है यानी कि जो हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर में, वो कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है, वो भी हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग वही हीटिंग या टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्लोब पे हम लोग कैसे टेम्परेचर के बेल्ट्स को दर्शा सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं कैसे टेम्परेचर बेल्ट ऑफ वर्ल्ड में टेम्परेचर का कौन कौन सा बेल्ट है, यानी कि अगर हम लोग अर्थ को देखेंगे तो अर्थ पे कौन कौन सा बेल्ट पाया जाता है, उसको कौन कौन से नाम से जानते हैं, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग पहले इसी को डिस्कस करेंगे। केवल नाम है, आपको याद करना है, तो आप लोग एक बार याद कर लिएगा। तो 3 मेजर हीट जोन पाए जाते हैं अर्थ पे, जिसको हम लोग जानते हैं कौन कौन से। एक हमारा पाया जाता है टॉरिड जोन, एक हमारा टेम्परेट जोन, एक हमारा फ्रिजिड जोन, यानी कि ये टेम्परेचर के बेसिस पे ये जोन्स डिवाइड हैं ग्लोब पे, यानी कि बोल सकते हैं अर्थ पे। ठीक किस तरह, चलिए देख लेते हैं अभी। तो जो हमारा नॉर्थ पोल, एक हमारा नॉर्थ पोल होता है, एक हमारा साउथ पोल होता है, ये तो आपको क्लियर होगा। तो नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन है उसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। ठीक इसी तरह साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल का के बीच का जो जोन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं। अब टेम्परेट जोन किसे कहते हैं? टेम्परेट जोन ऐसा जोन होता है जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी। फ्रिजिड जोन जैसे कि आप लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है, यानी कि फ्रीज सब चीज़ हुआ होता है, वो सब चीज़ बहुत जमा हुआ होता है इस क्षेत्र में। और टेम्परेट जोन ऐसा जोन है जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी। तो आर्कटिक सर्कल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में नॉर्थ टेम्परेट जोन पाया जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये। और फिर अगर हम लोग आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो पाया जाता है वो साउथ टेम्परेट जोन पाया जाता है, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है हमारा, उसको हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। इसी के बीच में हमारा टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ये मतलब इंसुलेशन ज़्यादा होता है इसी के बीच में। मैक्सिमम तो मैं आपको बताया था कहाँ होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में मैक्सिमम होता है टेम्परेचर भी और क्या, इंसुलेशन भी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ टेम्परेट जोन क्या होता है, फ्रिजिड जोन क्या होता है, टॉरिड जोन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट पहुंचाते हैं, कंट्रोल करते हैं, कह सकते हैं। तो पहला जो फैक्टर है कुछ एकदम सेम आपको लगेगा किसके जैसा, इंसुलेशन के जैसा। तो आपको केवल रिवाइज करना है, क्योंकि टेम्परेचर और इंसुलेशन बहुत कोरिलेटेबल है एक दूसरे से, क्योंकि टेम्परेचर इंसुलेशन के कारण ही हमारा टेम्परेचर एक आउटपुट के जैसा होता है। ठीक है, तो पहला फैक्टर है हमारा लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड को देखते हैं हम लोग, कैसे लैटिट्यूड इफेक्ट पहुंचाता है टेम्परेचर को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर है किसी भी प्लेस पे डिपेंड करता है किसके कारण, इंसुलेशन के कारण, यानी कि इंसुलेशन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो इंसुलेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंसुलेशन वैरी करता है, इक्वेटर से पोल की तरफ हम लोग जाते हैं तो इंसुलेशन हमारा कम होता है। क्या होता है? इंसुलेशन हमारा इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में हमारा इंसुलेशन कम होता है। तो हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन और टेम्परेचर एक दूसरे से डिपेंडेबल है। तो इंसुलेशन जब कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो इंसुलेशन जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा। इससे आप लोग ये समझते हैं। तो लैटिट्यूड कैसे वेरी करता है टेम्परेचर, यानी कि लैटिट्यूड वेरी करने से टेम्परेचर कैसे वेरी करता है। टेम्परेचर को पहले वेरी करने से समझने के लिए हम लोग पहले इंसुलेशन को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंसुलेशन वेरी करता है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो इंसुलेशन कम होता है, यानी कि टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर और इंसुलेशन एक दूसरे से कोरिलेटेबल है। तो जहां इंसुलेशन मैक्सिमम होगा वहां टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन है 30 से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में, वो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। उसी सब ट्रॉपिकल रीजन में हमारा मैक्सिमम इंसुलेशन होता है, तो वहाँ टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा। और क्यों होता है मैं आपको सब कुछ बताया हूँ, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्योंकि बार बार अब नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में हमारा मैक्सिमम इंसुलेशन होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड वेरी करने से हमारा टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। कैसे? इक्वेटर से पोल की तरफ जैसे जैसे हम लोग जाते हैं हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि इंसुलेशन भी डिक्रीज होता है।
ठीक है। तो इस तरह लैटिट्यूड वेरिएशन से हमारा टेम्परेचर पे इफेक्ट पहुंचता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा पॉइंट है कि अल्टीट्यूड वेरी करने से कैसे टेम्परेचर वेरी करता है, ये हम लोग को समझना है। तो जैसा कि आप लोग, जब हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े थे, तो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग देखे थे टेम्परेचर अल्टीट्यूड बढ़ने में डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शो हो रहा था कि कहीं अल्टीट्यूड बढ़ने पे, मतलब हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ रहा था, कहीं हाइट घटने पे टेम्परेचर घट रहा था। मतलब बढ़ने पे ही, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेयर जब हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर की लेयर, तो वो तो सरफेस से ऊपर ही है, तो एल्टीट्यूड बढ़ेगा ही। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दिखा रहा था। कहीं अल्टीट्यूड बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ रहा था, कहीं कम हो रहा था, ठीक है। लेकिन हम लोग जब एल्टीट्यूड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो हम लोग बेसिकली एक ही लेयर को देखेंगे, यानी कि पूरा कॉमन देखेंगे। तो कॉमन जब हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब भी टेम्परेचर का एल्टीट्यूड से एसोसिएट करेंगे तो हम लोग वो लेयर्स को भूल जाएंगे। हम लोग केवल देखेंगे कि ट्रोपोस्फियर में क्या होता है। एक आपके लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब भी अल्टीट्यूड को टेम्परेचर से रिलेट करेंगे तो यही बताएंगे कि अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर घटता है। कारण क्या है वो हम लोग भी देख लेते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, चाहे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे मीथेन हो, चाहे वाटर वेपर हो, ये सब भारी गैसेज होती हैं। तो इस सरफेस के बहुत करीब ही पाई जाती हैं, और इन्हीं सब के कारण ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये जब सरफेस के करीब पाई जाती हैं, तो ये हीट को ज़्यादा सरफेस के करीब ही ट्रैप करेंगे, टेम्परेचर सरफेस के करीब ही ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो कंसंट्रेशन जो ग्रीन हाउस गैस का है वो कम होता रहेगा, इसीलिए हमारा टेम्परेचर भी घटता रहेगा। तो चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेज हो, चाहे वाटर वेपर हो, वाटर वेपर भी ऊपर जाने से डिक्रीज होता है क्वांटिटी उसकी, इसीलिए हमारा टेम्परेचर भी ऊपर जाने से डिक्रीज होता है। एक और कारण है कि जो भी सरफेस हमारा हीट होता है सन की रेज के कारण, अगर उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। क्योंकि सरफेस जो हीट होता है, उसके सराउंडिंग जो एयर भी होते हैं वो भी हीट होते हैं, वो भी गर्म होते हैं। उससे जो टच हुए, मतलब उससे जो सरफेस से टच एयर के पार्टिकल्स होते हैं, तो पास में टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि सरफेस भी गर्म होता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो इसीलिए हमारा अल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है। और एक और कारण है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो ज़्यादा सरफेस के बहुत करीब ही होती हैं, क्योंकि धुआं जो चिमनियों से निकलता है वो सरफेस के बहुत करीब होता है, इसीलिए टेम्परेचर सरफेस के करीब ही बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। तो इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि अल्टीट्यूड के कारण भी टेम्परेचर का वैरी होता है, टेम्परेचर जो होता है वो वैरी होता है। तो ये दो कारण हम लोग को क्लियर समझ में आ गया कि कैसे अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के कारण टेम्परेचर वैरी होता है। तीसरा कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, ये आपको समझना होगा, और जो भी मैं बोलूंगा केवल वही, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, और पूरा क्लियरली एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से दूर है और सी से पास कोई भी लैंड है, कोई भी है लैंड, वो कैसे इफेक्ट पहुंचाता है टेम्परेचर को, ये भी हम लोग को समझना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे टेम्परेचर को इफेक्ट पहुंचाता है, तो पहले हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लैंड है और ये हमारा सी है। तो ये लैंड और सी में एक ही में दर्शाया हुआ हूँ। तो सी जो है और लैंड जो है, लैंड मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ कि लैंड पे जितनी सेम क्वांटिटी ऑफ हीट अगर पड़ती है और उतनी ही क्वांटिटी ऑफ हीट सी पे पड़ती है, तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा गर्म हमारा लैंड होता है एज ए कंपेरिजन ऑफ सी। अगर आप लोग पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लैंड होता है उसके लिए जो हीट होती है सन की, वो ज़्यादा, सन की हीट लैंड में पेनिट्रेट नहीं करती, बहुत 3 फीट तक ही पेनिट्रेट कर पाती है। तो वो लगातार जब सन की रेज लैंड पे पड़ती है तो वो ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं करती, ऊपर ही रह जाती है। तो एक ही जगह पे जब सेम क्वांटिटी ऑफ हीट रेगुलर पड़ती रहेगी तो वो जगह हीट होगा कि नहीं, आप लोग भी मानेंगे बिल्कुल हीट होगा। इसीलिए, और सी में लगभग 20 फीट या उससे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट कर लेता है सन की रेज, तो वो ज़्यादा सरफेस को गर्म करने की कोशिश करता है, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट। तो कौन सी, एक चीज़ आप लोग समझिए, लैंड पे सेम क्वांटिटी ऑफ हीट पड़े और सी पे सेम क्वांटिटी ऑफ हीट वो पड़े, क्या बोलते हैं, इंसुलेशन, तो कौन सबसे ज़्यादा गर्म होगा, लैंड। क्योंकि लैंड में जो है इंसुलेशन वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता, बहुत छोटे ही सरफेस पर लगातार रेज पड़ती है, जिसके कारण लैंड बहुत तेज़ी से गर्म होता है। और सी में काफ़ी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब काफ़ी दूर तक वो पेनिट्रेट करता है, तो वो उतने ही क्वांटिटी ऑफ जो हीट है वो काफ़ी पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसके कारण सी सबसे बहुत लेट गर्म होता है। और सी की स्पेसिफिक हीट भी ज़्यादा होती है, इसके कारण भी वो गर्म बहुत देरी से होता है। तो लैंड सन की रेस से सबसे ज़्यादा गर्म होगा
तो सबसे तेज गर्म होगा, सबसे पहले गर्म होगा। तो जो दिन का समय होगा वहाँ लैंड पे लो प्रेशर बनेगा। क्यों? क्योंकि लैंड बहुत जल्दी गर्म होने के कारण जो सराउंडिंग एयर है वो गर्म होके हल्की होके ऊपर की तरफ उठेंगी और फिर वो सी की तरफ, क्योंकि सी तो जब यहाँ लो प्रेशर बनता है यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जैसा कि मैं आपको बताया भी था, जितनी भी एयर उठती हैं वो ट्रोपोपॉज को क्रॉस नहीं कर पाती, तो वो एक जगह जाके गिरती हैं। तो वो कहाँ गिरेंगी? जहाँ हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हुई, जहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से एयर बढ़ती उठती हैं, और जहाँ टेम्परेचर कम होता है उधरी तरफ गिरती हैं। तो जहाँ गिरेंगे वहाँ हमारा क्या पड़ेगा, हाई प्रेशर बनेगा। ये मैं आपको बताया था। तो और हाई प्रेशर से ही हमारा लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है। तो इस विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं, क्योंकि सी से हवा मूव कर रही है लैंड की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सन है वो दिन के समय लैंड को बहुत गर्म की रहती, इस एरिया में बहुत गर्मी होती है। लेकिन जब ये सी ब्रीज यहाँ से चलता है तो ये सी ब्रीज ठंडी हवा लेके चलता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम होता है। इसी कारणवश इसी कारणवश जो ठंडी हवा लेके चलता है, इसी कारणवश सी ब्रीज इसके टेम्परेचर को, लैंड के टेम्परेचर को अच्छे से मेंटेन कर देता है। तो इसीलिए जो सी के पास जो भी लैंड्स होती हैं वहाँ टेम्परेचर ना तो ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा कम होता है। और इसी कंपेरिजन में अगर नाइट में देखें, नाइट में लैंड पे टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके कारण, और सी बहुत लेट से गर्म होता है तो बहुत लेट से ठंडा भी होता है। तो यहाँ लैंड के कंपेरिजन में यहाँ जो हीट होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ से एयर ऊपर उठ के लैंड की तरफ आके गिरती है, तो यहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है और यहाँ हाई प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण अब लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हमारी हवा मूव करेगी तो लैंड से मूव करेगी हवा, तो इसीलिए इसको हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं। तो यहाँ ठंडा जो एटमॉस्फेयर होता है नाइट के समय, वो ठंडी ठंडी एयर इधर मूव कर जाती है जहाँ गर्म एटमॉस्फेयर हो, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर वो मेंटेन हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं जो भी लैंड सी के पास होगा वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना तो ज़्यादा ठंडी। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चल के वहाँ का टेम्परेचर और क्लाइमेट मॉडरेट कर देता है। तो द प्लेसेस सिचुएटेड नियर द सी कम्स अंडर द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस द सी एंड लैंड ब्रीज विच मॉडरेट द टेम्परेचर। समझ रहे हैं कि नहीं? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के कारण जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट हो जाता है जो प्लेसेस सी के करीब हो। इसीलिए जो प्लेसेस सी से दूर है वहाँ मॉडरेट कम टेम्परेचर नहीं होता, वहाँ बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, यानी कि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और ठंडियों में बहुत ठंडी। उसी को हम लोग कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो क्लोजर टू दी सी है, जो क्लोजर टू दी सी है यानी कि सी के जो पास है वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, क्योंकि सी और लैंड ब्रिज वहाँ चलती हैं। और जो दूर है वहाँ का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होगा, क्योंकि विंटर में वहाँ कोल्ड होगा और समर में हॉट होगा, यानी कि बहुत गर्मी होगी। ठीक है, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टिनेंटैलिटी का, जो बताता है कि हमें जहाँ भी जो भी कंटिनेंट, ढेर सारे लैंड वहाँ पाए जाते हैं, सी नहीं पाए जाते, वहाँ बहुत गर्मी होती है गर्मियों के समय और बहुत ठंडी होती है ठंडियों के समय। तो इसीलिए बोलते हैं जो डिस्टेंस फ्रॉम दी सी कैसे इफेक्ट पहुँचाता है टेम्परेचर को, ऐसे इफेक्ट पहुँचाता है, क्योंकि जो लैंड सी के पास होते हैं वहाँ न तो वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और जो सी से बहुत दूर होते हैं वहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। इसीलिए ये टेम्परेचर पे इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एयर मासेस और ओशियन करेंट्स कैसे इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो एयर मासेस जो होते हैं वो पैसेज ऑफ एयर होते हैं, यानी कि एक ही जगह काफ़ी एयर होते हैं, उसको हम लोग एयर मासेस कहते हैं। ये कैसे टेम्परेचर पे इफेक्ट पहुंचाता है, क्योंकि ये जो एयर मासेस होते हैं, अगर ये गर्म एयर मासेस होते हैं तो जिस जगह ये जाते हैं, जिस जगह ये रहते हैं, जिस प्लेस के अंदर आते हैं वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, हाई टेम्परेचर कर देते हैं। अगर कोल्ड एयर मासेस होते हैं तो जहाँ ये बहते हैं, जहाँ पे ये एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहाँ जो टेम्परेचर है उसको लो कर देते हैं, क्योंकि कोल्ड है ये एयर मासेस। तो इस तरह हमारे एयर मासेस इफेक्ट पहुंचाते हैं टेम्परेचर को। ठीक इसी तरह हम लोग ओशियन करेंट्स को ओशिनोग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे बस इतना ही समझ लीजिए
कि ओशियन के जो वाटर हैं वो रिवर लाइक फ्लो करते हैं पार्टिकुलर डायरेक्शन में, इसी को हम लोग ओशियन करंट कहते हैं। और ये जो ओशियन करंट है, ये ओशियन करंट है, कभी कल ये वार्म होते हैं, जो ये इक्वेटर की तरफ से बहते हैं, मतलब मूव करते हैं रिवर की तरह, वो वार्म होते हैं, तो वो जिस प्लेस पे जाते हैं वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और जहाँ से कोल्ड एयर, कोल्ड करेंट्स मूव करते हैं, जहाँ से कोल्ड ओशियन करंट मूव करते हैं, वो जिस प्लेसेस से गुजरते हैं वहाँ पे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह हमारा ओशियन करंट भी टेम्परेचर को इफेक्ट पहुँचाता है। तो आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट्स थे हम हमारे एनसीईआरटी में, मैं आपको सब बता चुका हूँ कैसे कैसे इफेक्ट पहुंचाता है टेम्परेचर पे, कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से फैक्टर है, मैं सब कुछ आपको बताया इस वीडियो का। धन्यवाद।